महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल बीजेपी के लिए झटका या मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया। पिछले 12 साल में ये पहली बार है जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। अब विधेयक गिरने के बाद एनडीए के सांसदों ने सदन के बाहर विरोध भी किया और विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से माफी भी मांगी और कहा विपक्ष को सजा भी मिलेगी। आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मामले के बारे में। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से सिर्फ डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या है ये? देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी इन विधेयकों के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा साधना चाहती है और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा है कि तीनों विधेयकों का विरोध हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रधानमंत्री को जब लगता है कि वो नियम बदल ही देते हैं, ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक मकसद से लाए गए थे। तो कांग्रेस के महासचिव और नेता प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये देश के लोकतंत्र की बात थी, देश की अखंडता की बात थी। हम महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने से कभी सहमत नहीं हो सकते। ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। सदन में मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची, सरकार उस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जा पाई। तो हाँ, विपक्ष तो जश्न मना रहा है कि भाई मोदी सरकार के मंशा पर हमने पानी फेर दिया। विपक्ष को लगता है कि परिसीमन के बहाने बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है उन राज्यों में जहां पर वो ज्यादा मजबूत है, जहां पर उसकी सरकार है। और परिसीमन में जितनी सीटें बढ़ रही हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार में बढ़ेंगी, तो जहां पर बीजेपी का राज है। और दो राज्यों की बहुत अहम भूमिका है केंद्र में सरकार बनाने में। तो विपक्ष का मानना है कि ये होने नहीं देंगे और विपक्ष ने गिरा भी दिया बिल, मोदी नहीं पास करा पाए। सर, परिसीमन बिल साथ लाने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और भी। बिल्कुल, सरकार परिसीमन विधेयक भी लाई थी जिसका मकसद लोकसभा क्षेत्र को फिर से निर्धारित करना है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने परिसीमन विधेयक का खुलकर विरोध किया और तमिलनाडु के में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। परिसीमन विधेयक को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों को केंद्र की सत्ता में भागीदारी कम होने की चिंता है। अमित शाह ने विपक्ष को यह भरोसा देने की कोशिश की कि परिसीमन विधेयक से किसी राज्य का प्रतिनिधित्व संसद में कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद लोकसभा में 816 सीटें होंगी और इसे 850 तक ले जाने की कोशिश किया जाएगा। इनमें सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले जो परिसीमन हुआ है और जो अनुपात पहले से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसी के अनुसार परिसीमन होगा। लेकिन विपक्ष तैयार नहीं था। विपक्ष को तो लग रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ी है जहां बीजेपी का दबदबा है, तो बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल जाएगा। दक्षिण भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है, तो उनको लगता है कि उनकी सीटें कम बढ़ेंगी और उसका नुकसान होगा, इसलिए विरोध हो रहा है। तो परिसीमन को अगर महिला आरक्षण से नहीं जोड़ा जाता तो शायद विरोध नहीं होता। महिला आरक्षण तो पास हो ही चुका है बिल ना 2023 में, विपक्ष ने साथ दिया ही था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार अब महिला आरक्षण के बहाने कुछ और दो बिल पास करवा रही है। सर, तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों का क्या कहना है? देखिए, विश्लेषक यही अर्थ लगा रहे हैं कि परिसीमन विधेयक के पीछे भी राजनीतिक एजेंडा है। असली लक्ष्य परिसीमन पर ही केंद्रित था। इसके जरिए बीजेपी अपने राजनीतिक भविष्य को और सुरक्षित करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। मैंने कहा ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। परिसीमन के बाद सदन में उत्तर भारत की ताकत और मजबूत होगी और इस समय बीजेपी उत्तर भारत में बहुमत बहुत मजबूत है। परिसीमन के बाद अगर उत्तर भारत में सीटें बढ़ेगी तो बीजेपी को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। चुनाव के बीच बुलाए गए विशेष सत्र ने संदेह पैदा कर दिया, जिससे सभी दलों की बैठक
जिससे सभी दलों को बुलाकर अगर विचार किया गया होता तो शायद संभावना थी, कुछ सहमति बनती। सरकार तमिलनाडु और बंगाल के मतदाताओं से कह सकती है कि विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष कहेगा कि उन्होंने संघवाद और संविधान को बचाया है, तो ये राजनीति चलेगी। महिला आरक्षण के बहाने बीजेपी भी राजनीति करेगी और विपक्ष भी करेगा। और मुझे लगता है कि देखिए, आज सम्राट चौधरी ने भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसी विधेयक को लेकर, और उन्होंने कहा कि विपक्ष एकदम महिला विरोधी है और महिलाएं अगले चुनाव में विपक्ष को सबक जरूर सिखाएंगी। तो मुझे लगता है कि जनगणना के बाद विपक्ष चाहता है कि जनगणना हो जाए, फिर नई जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, और तब महिलाओं को आरक्षण अगर मिले तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारी दल चाहता है कि महिला आरक्षण के बहाने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके वो अपना काम कर ले, मतलब अपनी सीटें बढ़ा ले, और इसीलिए ये बवाल मचा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने साल 2023 में तो महिला आरक्षण के कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, तो क्यों जारी कर दिया था? देखिए, सरकार ने अब 2023 के कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की है ताकि यह तकनीकी कमी को दूर किया जा सके, और इस कानून को लागू करने के लिए एक अलग अधिसूचना की तक जारी नहीं की गई थी। संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। मौजूदा सदन में सरकार के पास ये संख्या नहीं है। विपक्ष को भरोसे में लिए बिना ये विधेयक पारित नहीं कराए जा सकते थे, और वही हुआ। देखिए, विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है था कि उनके पास संख्या नहीं है, फिर भी चुनावों के बीच वो इसे लेकर आई, क्योंकि वो इसके जरिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट को अधिक संख्या में हासिल करना चाहती थी। अब बीजेपी चुनाव में बार बार कहेगी कि विपक्ष ने महिलाओं के हक में काम नहीं करने दिया, महिला आरक्षण में रोड़ा अटका दिया, और चुनाव में महिलाओं को गोलबंद करने की कोशिश की जाएगी। आज बिहार के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महिला आरक्षण विरोधी विपक्ष को करार दिया। तो बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु में बहुत प्रयोग करेगी बीजेपी इसका। मतलब ये एक प्लान थी, जब महिला आरक्षण विधेयक 2023 में शामिल हो गई थी, लागू हो गई थी, उसके बाद भी अब परिसीमन के साथ जोड़कर उसे फिर से लाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। देखिए, चुनाव के बीच में इसको सिर्फ इसलिए लाया गया था जिससे चुनाव में कहा जा सके कि हम बंगाल की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, हम भारत की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने करने नहीं दिया। बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिलाओं को एक वोट वर्ग के रूप में साधना चाहती है, और पिछले कुछ सालों में महिलाएं एक अलग वोट बैंक बनकर उभरी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है। सरकार ने परिसीमन के साथ साथ महिला विधेयक को भी टैग कर दिया। इससे साफ है कि वह चुनाव के समय इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। विधेयक का गिरना सरकार के राजनीतिक एजेंडे के लिए झटका हो सकता है, लेकिन ये झटका न बने, ये अवसर बन जाए, इसलिए बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है महिला विरोधी होने का। तो सुना आपने, तो अब बंगाल चुनाव में इसका फायदा मिलता है या नुकसान होता है, और ये जो नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी, इसका क्या असर होता है? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।